अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करेंगे, 1 and 2 सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। ठीक है, एक या एक से ज्यादा दो सैंपल्स को यूज करते हुए हमने हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो करना है। हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है? जनरल कंसेप्ट पहले इसका देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस इज एन assertion or conjecture concerning one or more population। ठीक है, बेसिकली इसमें हाइपोथेसिस टेस्ट में आप क्या करते हो? जब भी कोई आप टेस्ट करने जा रहे होते हो या कोई रिसर्च करने जा रहे होते हो, तो उसमें जब आप कोई अपनी राय पेश करते हैं, जब आप कोई अपना नतीजा पेश करते हैं, पॉपुलेशन पैरामीटर के बारे में आप बताते हो, वो मतलब बात जो है, वो राय जो है वो सही भी साबित हो सकती है और गलत भी साबित हो सकती है। तो इस तरह की सिचुएशन या राय जो आपने पेश कर रहे होते हो, वो आपके पास टेस्ट होता है। किसी भी सैंपल को टेस्ट करने के लिए वो एक आप हाइपोथेसिस बता रहे होते हो। ठीक है, जैसे रिसर्च वर्क जब करते हैं, एमएस की बात की जाए या एमफिल की बात की जाए, देखें हमने देखा है कि स्टेटिस्टिक्स जो है वो हर फील्ड में यूज हो रही है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर आप रिसर्च पे बात करोगे। ठीक है, कि जिन चीजों में रिसर्च की जाती है उनमें हाइपोथेसिस टेस्ट जो है वो वहां पे एप्लीकेशन इसकी होती है। जैसे रिसर्च की अगर हम बात करें, तो वहां पे जब आपने किसी चीज के बारे में रिसर्च करनी होती है, तो आप डिफरेंट वहां पे राय पेश करते हैं, डिफरेंट नताइज को यूज करते हैं। तो उन नताइज को यूज करने के बाद आपको नहीं पता होता कि उसका जो रिजल्ट आएगा वो सही होगा या गलत होगा। आप उसको सिर्फ पहले टेस्ट करते हैं। ठीक है, कोई भी काम करते हैं, कुछ भी आप मतलब रिसर्च वर्क करते हैं या आप लेबोरेटरी की एग्जांपल ले लें, कोई काम करते हैं, तो मेडिसिन जब तैयार की जाती है तो उसमें सबसे पहले क्या किया जाता है? बहुत सारे मटेरियल में से थोड़ा सा मटेरियल लेके उसको टेस्ट किया जाता है। ठीक है, टेस्ट करने के बाद जो रिजल्ट आता है, फिर आप उस रिजल्ट को चेक करते हो, नेक्स्ट अपना प्रोसेस करते हो। ठीक है, अगर वो रिजल्ट आपका सही आता है तो आप उस पर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर आपके पास भी रिजल्ट सही नहीं आता तो आप और डिफरेंट उस पे हाइपोथेसिस टेस्ट करते हो। ठीक है, डिफरेंट राय अपनी पेश करके, डिफरेंट नताइज को यूज करते हुए आप उसको सैंपल स्पेस को यूज करते हो। देन आपको कोई जब रिजल्ट ठीक मिलता है, देन आप उस पर ज्यादा काम करते हैं। पहले आप सैंपल को यूज करते हुए काम करते हैं, फिर आप पॉपुलेशन पे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के साथ जो भी आपने रिसर्च वर्क करना होता है, जो टेस्ट कार्य होते हैं सैंपल को यूज करते हुए, वो आपके पास क्या होता है? टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस आपके पास वो होता है। ठीक है, रिसर्च वर्क जो हम करते हैं वो आप पॉपुलेशन पे करते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो आपने वहां पे हाइपोथेसिस टेस्ट को यूज कर रहे हो, तो आप सैंपल पे करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो सिचुएशन होती है वो आपके पास किसमें आती है? हाइपोथेसिस टेस्ट में आती है। एक सबसे बड़ी एग्जांपल आपके पास ये है कि जब आप रिसर्च वर्क करते हो, तो वहां पे आप स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को की एप्लीकेशन को होते हुए देखोगे। किसी भी वर्क को जब रिसर्च वर्क पे काम करना होता है, तो वहां पे स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन हो रही होती है। ठीक है, सेकेंड इसमें बात आती है कि रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी इन हाइपोथेसिस टेस्ट क्या होता है। इसमें आपके पास तीन जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म हो सकती है। जैसे परसेंटेज की तीन स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, इसमें परसेंटेज की तीन स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सी होंगी? 10% भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है, इसमें हमने मतलब तीन स्टैंडर्ड जो है वो स्पेसिफिक कर दी है, लेकिन परसेंटेज तो डिफरेंट हो सकती है। जैसे किसी भी हाइपोथेसिस को आप रिजेक्ट करते हो या एक्सेप्ट करते हो, तो उसमें एरर जो आ रहा होता है, आप उस एरर की वजह से उसको रिजेक्ट करते हैं। ठीक है, तो वो एरर जो है वो आपका कितने परसेंट हो सकता है? वो डिफरेंट, जो भी आपका रिसर्च काम होगा या जो भी जितना भी एरर होगा उसके हिसाब से आप बोलोगे कि इतना एरर है। सपोज दैट हम 10% भी कह सकते हैं, 5% भी कह सकते हैं और 1% भी कह सकते हैं। ये आपने तीन स्टैंडर्ड फॉर्म जो है यूजुअली इसमें जो यूज होती हैं वो तीन स्टैंडर्ड फॉर्म है, 1%, 5% और 10%। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास इसमें बात आती है द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, आप यहाँ पे बात कर रहे हो
मतलब रिसर्च स्पेस पे जो काम हो रहा होता है उसमें जो आपने हाइपोथेसिस, स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को यूज करते हैं उस पे। तो जब किसी भी रिसर्च वर्क के आपने टेस्ट करना होता है सैंपल स्पेस को यूज करते हुए, तो उसमें एक्सेप्ट का आंसर ऑप्शन भी आता है और रिजेक्ट का आंसर भी आता है। ठीक है, तो एक्सेप्ट के लिए और रिजेक्ट के लिए जो नोटेशन यूज करनी है वो अब हम डिस्कस करेंगे। द नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब नल हाइपोथेसिस क्या होता है? नल हाइपोथेसिस आपके पास इसकी नोटेशन क्या है? एच नोट। इसको आपने एज नोट से बताना है कि एज नोट किसकी है? नल हाइपोथेसिस की नोटेशन है। ठीक है, अब नल हाइपोथेसिस किस में आपने इसका कह लें कि ये फार्मूला ही एच नोट ही आपने लगाना है। अब जो आपने मीन फाइंड आउट करना होता है ना, जिसमें आप कोई मफरूजा या कोई नतीजा पेश करते हैं, तो उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हो? आप उसको मीन से रिप्रेजेंट करते हैं, ये म्यू जिसको आप लिखते हो। ठीक है, अब मीन की दो फॉर्म्स आप यूज करते हो, एक एक्स मीन भी। इसका भी क्या मतलब है कि आपने मीन फाइंड किया है, इसका भी क्या मतलब है कि आपने मीन ही फाइंड किया है। लेकिन मैंने यहाँ पे म्यू क्यों लिखा है? क्योंकि हम यहाँ पे किसको ले रहे हैं? पॉपुलेशन को ले रहे हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पे म्यू को रिप्रेजेंट किया है। अब नल हाइपोथेसिस में आपके पास म्यू किसके इक्वल होता है? एज नोट के। ठीक है, ये दोनों नोटेशंस जो है म्यू एंड एज नोट, ये दोनों आपके पास पैरामीटर्स, इक्वल पैरामीटर्स हैं। ठीक है, इसमें आपने सिर्फ एक नतीजा बताना होता है, या आपने कोई मफरूजा बता देना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की बात करें, तो हमने क्या करना है कि यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की एज बतानी है। अब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट जो है वो सैंपल में नहीं आते, वो किस में आएंगे? आपके पास पॉपुलेशन में आएगी, क्योंकि दो चार बंदों की बात नहीं की जा रही, वहां पे बहुत सारे लोगों की बात की जा रही है। तो वो हमारे पास किसकी कैटेगरी में आएंगे? पॉपुलेशन की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो सपोज दैट हमारे पास क्वेश्चन है कि आपने एवरेज एज स्टूडेंट्स की एज बतानी है यूनिवर्सिटी में कितनी है। वो हम सपोज कर लेते हैं कल हमने किसमें उसमें सॉरी हमने इंटरवल की फॉर्म में क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो उसमें हमने उसकी इसी एग्जांपल को लिया था। तो क्या आंसर आया था? 19 लेस देन म्यू लेस देन 22 आया था। ठीक है, एक ये इंटरवल की फॉर्म में आया था, और उसका हमने जब मीन फाइंड आउट किया था, तो मीन फाइंड आउट करने के बाद हमारे पास कुछ 22 आंसर आया था। तो हमने बताया था कि एज कितनी आ रही है? 22 ईयर्स तक मोस्टली एवरेज आ रही है स्टूडेंट्स की एज की। ठीक है, तो ये जो आपने यहाँ पे 22 ईयर्स बताया है, कि आपने क्या बताया है? रिजल्ट बताया है कि आपने छोटा सा मफरूजा यहाँ पे पेश किया है, थोड़ा सा टेस्ट करने के बाद कि एवरेज स्टूडेंट्स की एज जो है वो कितनी हो सकती है? 22 हो सकती है। तो आपने कहना है कि यहाँ पे मीन में और नल हाइपोथेसिस की जो नोटेशन है एज नोट, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। मीन और एज नोट जो है दोनों एक दूसरे के इक्वल है। ठीक है, सेकेंड बात आती है यहाँ पे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की। नल हाइपोथेसिस तो हमारे पास क्या आ गया कि हमारे नल हाइपोथेसिस मीन के इक्वल ही होता है। सेकेंड वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्या आता है? इसमें आप इसकी नोटेशन क्या है? इसकी नोटेशन है एज वन। इसको जो आपने रिप्रेजेंट करना है वो एज वन से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इसमें आप क्लेम को पेश करते हो। क्लेम क्या होगा? सपोज दैट आपने हाइपोथेसिस टेस्ट की है, तो आप कहते हैं कि जरूरी तो नहीं है कि हर बच्चे की एज जो है वो 22 ईयर ही हो सकता है कि उसकी एज कम भी हो सकती है, और मतलब 22 से कुछ बच्चों की एज कम भी हो सकती है, कुछ की एज ज्यादा भी हो सकती है। तो इस किस्म की जो सिचुएशन आती है वो हमारे पास किस में आती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आती है। जब इसमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में क्लेम आ रहा है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे मीन और एच वन जो है वो इज नॉट इक्वल टू। ठीक है, इसमें मीन का जो आंसर है वो एच वन के इक्वल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लेम किया जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो सिचुएशन है वो किस में आएगी? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में आएगी। फर्स्ट वन, नल में मीन एंड एज नॉट इक्वल।
एंड सेकेंड वन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस मीन इज नॉट इक्वल्स टू H1। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि अल्टरनेटिव नल में तो इक्वल है, ठीक है। जब इक्वल आ गया तो आपके पास क्या नोटेशन यूज होनी है, एक ही नोटेशन यूज होनी है कि इसमें इक्वल ही है, और तो इसमें कोई कंडीशन है ही नहीं। तो जब नॉट इक्वल की बात आती है तो इसका मतलब है कि अगर ये रिजेक्ट किया जा रहा है, यहाँ पे डिनाई किया जा रहा है कि ये बात सही नहीं है, तो जब ये बात सही नहीं है तो उसको सही बताने के लिए फिर डिफरेंट आप वहाँ पे यूज करते हो, डिफरेंट सैंपल्स को यूज करते हो, डिफरेंट रिजल्ट्स को देखते हो कि इसका फिर क्या रिजल्ट होगा अगर ये सही नहीं है, ठीक है। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में फिर आपने जो सिंबल्स यूज करने हैं, जो सिंबल हो सकते हैं वो कौन से हो सकते हैं, आपके पास लेस का सिंबल भी आ सकता है, आपके पास ग्रेटर का सिंबल भी आ सकता है, और नॉट इक्वल का भी। ये तीन आपके पास अल्टरनेटिव की नोटेशंस है, ठीक है। ये तीनों नोटेशंस को आपने याद रखना है। अच्छा जी, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे तीन नोटेशंस हमने यूज करनी है। अब वो तीन नोटेशंस को कैसे यूज करेंगे उसके लिए एक छोटा छोटा सा टेस्ट करते हैं, एग्जांपल सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, इसमें हम कुछ केस डिस्कस करते हैं कि अल्टरनेटिव के लिए कौन सा केस हो सकता है, फिर नल हाइपोथेसिस के लिए कौन सा केस हो सकता है। तो यहाँ पे हम केस वन को सबसे पहले डिस्कस करते हैं, और उसमें हम लेंगे क्वेश्चन। केस वन में हम क्वेश्चन ले लेते हैं, एवरेज एज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन 22। ठीक है, कि हमारे पास अच्छा जी, जो क्वेश्चन है आपके पास, आपने लेना है एवरेज एज ऑफ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट इन 22 ईयर्स, ठीक है। आपने उनकी जो है वो एज बतानी है। तो उसमें आपने दो टेस्ट करने हैं, एक तो क्या होगा, नल हाइपोथेसिस का ऑप्शन है जिसको आप कहते हो एज नॉट, और दूसरा किसका है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का, जिसको आप क्या बोलोगे, H1। यहाँ पे अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, और यहाँ पे आपके पास नल हाइपोथेसिस आएगा, ठीक है। अब नल हाइपोथेसिस में आपके पास क्या ऑप्शन आता है कि एज जो है वो कितनी है, 22 ईयर्स ही है। तो 22 ईयर्स है, उसमें हम क्या नोटेशन यूज करते हैं, इक्वल की नोटेशन यूज करते हैं, एज नॉट इक्वल्स टू म्यू इक्वल्स टू 22 ईयर्स, ठीक है। सेकंड में अल्टरनेटिव में क्या हमने देखा था कि अल्टरनेटिव में हमने इक्वल का साइन यूज नहीं करना, उसमें क्या आता है, नॉट इक्वल्स टू आता है, लेस का आता है, या ग्रेटर का आता है, ठीक है। अब हमने ये नहीं देखा था कि इसमें 22 से कम हो सकती है, 22 से ज्यादा हो सकती है। हमने सिर्फ ये क्लेम पेश किया था कि जरूरी नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स की एज 22 ईयर्स ही हो, ठीक है। हमने सिर्फ नो का ऑप्शन वहां पे यूज किया था। तो जब नो का ऑप्शन आपने यूज किया है तो आप क्या लिखोगे कि H1 न्यू
क्या होगा, नॉट इक्वल होगा 22 के। ठीक है, जब आपके पास लेस का या ग्रेटर का कोई भी क्वेश्चन में पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ सिंपल ये पूछा है द एवरेज एज ऑफ यूनिट स्टूडेंट इन 22 ईयर, तो आपने नॉट इक्वल का साइन लगा देना। ठीक है, तो ये केस जो आपके पास अल्टरनेटिव केस है, ये आपके पास टू टेल केस है, टू टेल टेस्ट है। ठीक है, इसको आप लिखोगे कि ये कौन सा टेस्ट है, टू टेल टेस्ट। क्यों टू टेल टेस्ट है, क्योंकि इसमें क्या यूज होती है, लेस की, इससे कम भी हो सकते हैं और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं 22 से, क्योंकि हमने रिजेक्ट कर दिया है तो हो सकता है कि इससे 22 से ज्यादा हो या 22 से कम हो। तो जिसमें आपने नॉट इक्वल का साइन लेना है वो आपके पास कितना टेस्ट होगा, टू टेल टेस्ट होगा। ये फर्स्ट हमने केस कर लिया, अब हम डिस्कस करते हैं इसमें सेकंड केस, केस 2। अब आप केस 2 लोगे, इसमें केस 2 में आपके पास क्या आएगा, केस 2 में सपोज दैट हम एग्जांपल ले लेते हैं, द एवरेज इनकम ऑफ टीचर्स इज ग्रेटर देन 58,000। केस टीचर्स की जो इनकम है वो कितनी है, ग्रेटर देन 50,000 है। आपने याद रखना है क्या मैंने वर्ड बोला है, ग्रेटर देन 50,000। ठीक है, तो जब ग्रेटर देन 50,000 है तो उसको हमने नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में कैसे रिप्रेजेंट करना है वो देखें। नल हाइपोथेसिस को एच नॉट से करते हैं, यहाँ पे लिखने में थोड़ी मुश्किल हो रही है तो आपने नल NULL ऐसे करके ऊपर लिखना है। मैंने उसको एच नॉट से रिप्रेजेंट कर दिया है, और अल्टरनेटिव को हम किससे लिखते हैं, H1 से। यहाँ पे आप लिखोगे अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ठीक है, ये लिखने के बाद अब आप नल में क्या करते हो, नल में तो आप इक्वल का ही साइन लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे जो मीन है वो इक्वल ही होता है। H नॉट इज इक्वल टू मीन इज इक्वल टू 50,000। अब जो क्लेम आता है वो किस में आता है, वो आपके पास अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ही क्लेम आता है। ठीक है, तो अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हमारे पास क्लेम क्या है कि 50,000 से ग्रेटर उनकी टीचर्स की इनकम है, तो ग्रेटर का आप साइन लगा दोगे, सिंपली ग्रेटर का साइन लगा देंगे। H1 इज इक्वल टू म्यू greater 50,000 means that ये 50,000 से ज्यादा ग्रेटर उनकी इनकम है। ठीक है, तो इस साइड पे ये जो टेस्ट है ये आपके पास टेस्ट क्या होगा, ये राइट टेल टेस्ट होगा, राइट टेल टेस्ट। ये काइंडली अपना वॉल्यूम जो है वो बंद कर दें। ये आपके पास राइट टेल टेस्ट आ जाएगा। ठीक हो गया, अगर इसी तरीके से पूछ लिया जाएगा द एवरेज इनकम ऑफ टीचर्स इज लेस देन 50,000, तो लेस के लिए आप यहाँ पे किसकी नोटेशन यूज करोगे, आपने सिर्फ लेस की नोटेशन यूज कर देनी है, ये वाली। तो आपके पास लेस की नोटेशन यूज करेंगे तो कौन सा टेस्ट आ जाएगा, राइट टेल टेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अगर नॉट इक्वल है तो टू टेल टेस्ट, अगर ग्रेटर है तो राइट टेल, और अगर लेस का साइन आता है तो आप क्या उसको लिखोगे, राइट टेल टेस्ट है। अच्छा जी, राइट है लेफ्ट है, जो भी वैल्यूज हैं वो साइड पे इधर मैं लिख रही हूँ। अगर सारी एच नॉट इक्वल म्यू आता है और दूसरे में आपके पास म्यू इज नॉट इक्वल आता है, तो इसको आपने क्या कहना है कि ये टू टेल टेस्ट है, ये जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया है। अगर ये सेकंड ग्रेटर का आएगा तो उसको आपने कहना है राइट टेल टेस्ट, और अगर लेस का आता है तो उसको आप बोलोगे लेफ्ट टेल टेस्ट। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन मतलब सारी रिप्रेजेंटेशन यहीं तक थी और यही आपने सारी करनी है प्रॉब्लम्स में।
अच्छा जी, ये तो हमने चेक कर दिया कि टेस्ट जो है उसको रिप्रेजेंट हमने कैसे करना है, जो नोटेशंस लेस की ग्रेटर की यूज हो रही थी वो हमने कैसे यूज करनी है वो सीख ली। अब हम देखते हैं कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग कैसे होती है। टेस्टिंग ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस, जो हमने स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस को टेस्ट करना है वो आप कैसे टेस्ट करोगे, ठीक है। लेकिन जब आप हाइपोथेसिस बना लेते हैं, आप उस पर स्टडी करते हैं, तो हम इसको कैसे मान लेते हैं कि इस हाइपोथेसिस को हमने एक्सेप्ट करना है या इसको रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन आता है आपके पास, वो किस में ऑप्शन आता है, सिर्फ अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में ही आपके पास ऑप्शन आता है। या आपने रिजेक्ट करना है तो क्यों रिजेक्ट करना है, अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना है तो क्या रीजन है, किस रीजन की वजह से आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो। क्योंकि नल में तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, उसमें तो इक्वल का साइन है, ठीक है। जो क्लेम आता है वो किस में आता है, अल्टरनेटिव में। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की ही बेस पे आप जो टेस्ट कर रहे हैं उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं। सपोज दैट, जैसे आप रिसर्च वर्क जब करते हैं तो अपने मतलब किस चीज को जब वो रिसर्च वर्क दिखाते हैं वो उसको देखते हैं, चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो वहां पे आपकी स्टेटिस्टिकल हाइपोथेसिस की एप्लीकेशन हो रही होती है। तो जो जब वो टीचर्स मतलब एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं उसको, तो वहां पे आप अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज करते हैं, ठीक है। तो एक्सेप्ट का और रिजेक्ट का ऑप्शन जो है वो किसके बेस पे हो सकता है, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के बेस पे हो सकता है, ठीक है। तो जब आपने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है तो वो कितने परसेंट मतलब जो रिजेक्शन है वो कितने परसेंट हो सकती है, कि उसमें फर्क जो है वो कितने परसेंट होगा, तो आपने उसको एक्सेप्ट किया या कितने परसेंट उसमें बात सही नहीं है तो आप उसको रिजेक्ट कर रहे हो। उसके लिए आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मींस दैट कि अल्फा की वैल्यू आपके पास कितने परसेंट हो सकती है कि जो आप रिजेक्ट कर रहे हो। जैसे सपोज दैट एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स की एज हम कितनी ले रहे हैं, 22 ले रहे हैं। जब हम हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हैं तो उसकी एज कितनी निकल आती है, 23 आ जाती है, ठीक है। तो जब 23 आती है आप उस हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हो कि इसकी इन स्टूडेंट्स की एवरेज एज तो है वो 23 आ रही है, बट आपने जो मुझे रिसर्च बेस पेश किया है उसमें 22 आ रही है। तो वो उसको थीसिस को एक्सेप्ट भी कर सकता है और उसको रिजेक्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो एक्सेप्ट कर रहा है तो वो इसमें जितने परसेंट फर्क आएगा, जितने परसेंट एरर आएगा, वो आपके पास क्या होगा, अल्फा होगा। उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, अल्फा से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसकी रिप्रेजेंटेशन अल्फा होगी। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट किससे करना है, हमने अल्फा से रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें एक्सेप्ट या रिजेक्ट क्यों आता है, क्योंकि हमने जब कोई रिसर्च वर्क करना है तो उसमें सैंपल को यूज करते हैं, और सैंपल में आपके पास 100% रिजल्ट नहीं आता। तो जब सैंपल में 100% रिजल्ट नहीं आता तो वहां पे हमने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को चेक करना है। तो एक्सेप्ट और रिजेक्ट के लिए जो आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यूज करना है उसके लिए जो आप फार्मूला लगाओगे, फार्मूला आपके पास क्या है, z इज इक्वल टू एक्स मीन माइनस न्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा ओवर स्क्वायर रूट एन, ठीक है। एक्स मीन जो है ये आपका सैंपल मीन को शो करता है, म्यू जो है ये पॉपुलेशन मीन को शो करता है, सिग्मा आपके पास गिवन होगा और एन जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी, ठीक है। ये आपने जी टेस्ट कब अप्लाई करते हो, जी टेस्ट आप तब अप्लाई करते हो जब सिग्मा आपके पास गिवन होता है। और देन हमने टी टेस्ट अप्लाई किया था प्रीवियस लेक्चर में, तो टी टेस्ट आप तब अप्लाई करते हैं जब आपके पास सिग्मा गिवन नहीं होता, सिग्मा अननोन वैल्यू होती है, ठीक हो गया। अब हमने एक टेबल बनाएंगे और उसमें चेक करेंगे कि जो थीसिस को मतलब जो रिसर्च को हमने एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, तो उसमें जो एरर आता है, जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, वो कैसे हम देखते हैं। ये आपके पास सामने डेफिनेशन 10.2 भी लिखी हुई है, इन्हीं को हमने देखना है।
बट मैं एक टेबल बना रही हूँ सामने, तो इस टेबल को फिर आप इसके साथ इक्वल चेक करेंगे तो फिर हम देखेंगे कि इसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का कितना फर्क है। ठीक है, फर्स्ट में आ जाता है कि एच नॉट ट्रू। ठीक है, सेकंड में आएगा एच नॉट फॉल्स, ये नल हाइपोथेसिस फॉल्स है। एक साइड पे ये हो गया। अब जब इस साइड पे आप लिखोगे कि आप एच नॉट को रिजेक्ट कर देते हो, कि जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर दिया, यहाँ एच नॉट को एक्सेप्ट कर दिया। नॉट रिजेक्ट भी आप लिख सकते हैं और एक्सेप्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये दोनों कंडीशंस हमने लिख ली। अब देखिए, आपके पास एच नॉट ट्रू आता है। ठीक है, कि जो आपने नल हाइपोथेसिस पेश की है ना, वो आपकी ट्रू है। लेकिन यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि जो आपने एच नॉट को ट्रू पेश किया है, वो क्या किया जा रहा है, उसको रिजेक्ट किया जा रहा है। अब रिजेक्ट क्यों किया जा रहा है? जैसे सपोज दैट आपने स्टूडेंट्स की एज जो है वो 22 ईयर्स उसकी एवरेज निकाल ली है, लेकिन जब आप नल हाइपोथेसिस को अप्लाई करते हो तो उनकी एज जो है वो 23 ईयर्स आ जाती है। ठीक है, तो अब 23 ईयर्स आ जाती है तो मैं उसको जो है वो रिजेक्ट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कि स्टूडेंट्स की एज जो है वो 22 ईयर्स आती है, बट आपके हिसाब से 23 ईयर्स आ रही है, तो इसमें तो एरर आ रहा है। तो अगर मैं उसको रिजेक्ट कर देती हूँ तो उसको हम बोलेंगे एरर 1। ठीक है, उसको हम किसका नाम देंगे? एरर टाइप 1। ये तो ये फर्स्ट डेफिनेशन आपके पास है, रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, कि नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना कब? व्हेन इट इज ट्रू, कि जब वो सही हो, इज कॉल्ड टाइप 1 एरर। ठीक है, अब ये टाइप 1 एरर आप टेबल बना के इजीली जो है इसको बता सकते हैं कि टेस्ट जो है वो सही होगा लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो क्या होगा? एरर 1 होगा। सेकेंड, आपने जो हाइपोथेसिस पेश की है वो फॉल्स है और उसको क्या किया जा रहा है? रिजेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो क्या जब कोई बात गलत है तो उसको अगला बंदा भी गलत साबित कर रहा है कि हाँ भाई ये गलत है, मैं भी इसको रिजेक्ट करता हूँ, तो क्या होगा? डिसीजन करेक्ट डिसीजन होगा। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस की बात है। यहाँ पे देखें, जनरल बात की जा रही है कि एक चीज गलत है तो दूसरा बंदा भी उसको क्या कह रहा है कि रिजेक्ट ही कर रहा है कि ये गलत ही है, तो क्या होगा? करेक्ट डिसीजन होगा। आप उसको क्या कह सकते हैं? करेक्ट डिसीजन। ठीक हो गया। सेकंड पे आ जाते हैं कि नल हाइपोथेसिस ट्रू है, बट उसको क्या किया जा रहा है? उसको एक्सेप्ट किया जा रहा है। ट्रू है तो उसको क्या किया जा रहा है? एक्सेप्ट किया जा रहा है। कोई बंदा बात करता है वो ठीक बात है, अगर आपको उसकी क्लेम नहीं करते, उसके ऑपोजिट नहीं चलते, आप भी उसको ट्रू ही कहते हो, तो क्या होगा? डिसीजन करेक्ट डिसीजन होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट डिसीजन। सेकेंड, एच नॉट फॉल्स, नल हाइपोथेसिस गलत है बट आप उसको क्या कह रहे हो? एक्सेप्ट कर रहे हो। बात गलत है लेकिन उसको कह रहे हैं कि ठीक है। ठीक, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये ऑपोजिट चल रहा है, गलत बात है ये। अगर जैसे भी कोई आप टेस्ट करते हो तो उसमें वो गलत डिसीजन आ रहा है, लेकिन आप उसको गलत डिसीजन रिजल्ट आने के बाद भी आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, तो क्या होगा? एरर आएगा उसमें। तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? उसको हम एरर 2 का नाम देंगे। क्लास सेशन ओवर होने के बाद काइंडली आप फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा सेम लिंक से। इसको हम क्या बोलेंगे? ये है आपके पास एरर 2। ठीक है, ये थी इसकी टेबल में रिप्रेजेंटेशन। एरर 2 की डेफिनेशन आप क्या लिखोगे? नॉन रिजेक्शन ऑफ द नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस को आपने रिजेक्ट नहीं किया व्हेन इट इज फॉल्स, कि जबकि ये फॉल्स था, तो इसको हम क्या बोलेंगे? टाइप 2 एरर।
स्क्रीनशॉट लेना चाहें, बल्कि ये आपके सामने इधर भी बना हुआ है बुक में, तो आप इधर से भी कॉपी कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने इसको स्क्रीनशॉट में लेना है तो ले सकते हैं।